बेटा हम लोग इकोलॉजी वाले यूनिट में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे और हम लोग उसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन की बात कर रहे थे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाई हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे का, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर का। तो हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी स्पीशीज रह रही हैं उन स्पीशीज में किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है, दोनों स्पीशीज को, मतलब दो स्पीशीज का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे थे। हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म पढ़ लिया था बेटा। अच्छा, हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर आपको ये बताया था कि यहाँ हम लोग प्लस माइनस को लेके चलेंगे। प्लस का मतलब होता है बेनिफिट यानी कि फायदा यानी कि लाभ, और माइनस का मतलब होता है नुकसान यानी कि हार्म, ठीक है ना। तो प्लस स्पीशीज ए प्लस स्पीशीज बी के नीचे प्लस लेगा तो प्लस प्लस यानी दोनों स्पीशीज ए को और स्पीशीज बी, ये दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है प्रोसेस तो इस टाइप के इंटरेक्शन को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स माइकोराइजा का, लाइकेन का, हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे बेटा म्यूचुअलिज्म का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले एग्जांपल पढ़े थे ना बेटा, तो वो आपको ध्यान रखने हैं एग्जांपल्स मेनली। तो दोनों स्पीशीज को फायदा तो म्यूचुअलिज्म कहला रहा है। फिर हमने दूसरा टाइप ऑफ इंटरेक्शन बेटा पैरासिटिज्म पढ़ा था। पैरासिटिज्म में क्या होता है, देखिए स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है यानी कि फायदा हो रहा है और स्पीशीज बी को नुकसान हो रहा है, यानी कि पैरासिटिज्म में एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, होस्ट को नुकसान होता है, पैरासाइट को फायदा होता है। तो अगर ऐसा है कि एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है तो ये पैरासिटिज्म कहलाता है, ये वाला इंटरेक्शन। फिर हम लोगों ने बात की थी बेटा प्रेडेशन की। प्रेडेशन किसको कहते हैं, प्लस माइनस देख लीजिए, सेम चीज, एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है दूसरी को फायदा हो रहा है। तो हमने प्रेडेशन में मोनार्क, बटरफ्लाई वगैरह की बात की थी, ध्यान करिए, हमने उसकी बात की थी, क्या नाम है, मोनार्क बटरफ्लाई की, और कैमोफ्लेज वगैरह की बात की थी बेटा। तो वो एग्जांपल्स यहाँ मेनली एग्जांपल याद रखने, तो प्रेडेशन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, कंपटीशन पढ़ेंगे। देखिए अगर स्पीशीज ए यानी एक स्पीशीज को नुकसान, माइनस देखिए माइनस लिखा है, यानी एक स्पीशीज को नुकसान और दूसरी को भी नुकसान हो रहा है, दोनों स्पीशीज को फायदा नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन हो रहा है। पहले हम ये समझते हैं कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन का मतलब क्या है, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई मैदान है, सपोज कोई घास का मैदान है ना, उस घास के मैदान में कोई एक टाइप के एनिमल रहते थे पहले, तो वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स है। रिसोर्स किसको बोलते हैं, हमने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में रिसोर्स लिमिटेड हैं। रिसोर्स का मतलब फूड, रिसोर्स का मतलब फूड, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल रह रहे हैं उनके लिए वहाँ पर फूड जो है वो सफिशिएंट है यानी कि पर्याप्त है। लेकिन अगर उस एरिया में दूसरा कोई और एनिमल भी आ गया है, अब कोई दूसरी स्पीसीज का एनिमल भी आ गया है अगर उस पर्टिकुलर एरिया में, तो रिसोर्स तो रहे लिमिटेड, लेकिन अब दूसरा स्पीशीज का एनिमल भी वहाँ पर आ गया है, तो अब उनमें होगा लड़ाई झगड़ा यानी कॉम्पिटिशन, यानी कि कॉम्पिटिशन होगा। तो जो रिसोर्सेज को एक्टिवली यानी कि तेजी से खा जाएगा, जो उन रिसोर्सेज को तेजी से खा जाएगा उसको फायदा, और जो नहीं खा पाएगा उसको नुकसान। तो ये कंपटीशन होता है। क्या होता है बेटा, कंपटीशन। ऑब्वियसली कंपटीशन ऐसा होता है, कंपटीशन में किसी को फायदा किसी को नुकसान नहीं है, दोनों को नुकसान ही है। क्यों, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। और अगर रिसोर्स लिमिटेड नहीं भी है, अगर रिसोर्स लिमिटेड नहीं है तो कंपटीशन ऐसा होता है कि दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बेटा। कंपटीशन को हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे। आपको मालूम है कि हम लोग हर चीज़ को एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो कंपटीशन के मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ बेटा। हम कंपटीशन को पढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट कंपटीशन, दोनों स्पीशीज को नुकसान। पहला
एग्जाम्पल जो हम पढ़ रहे हैं वो हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में फ्लैमिंगोज मिलती हैं, बर्ड फ्लैमिंगोज। साउथ अमेरिका में जो फ्लैमिंगोज मिलती हैं, है ना, फ्लैमिंगो आपने बर्ड का नाम सुना होगा। साउथ अमेरिका में जो फ्लैमिंगोज मिलती हैं, ये फ्लैमिंगोज कुछ पानी में रहने वाले कुछ स्पेशल कुछ जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं। और ये साउथ अमेरिका की फ्लैमिंगो जिस फूड को खाती हैं उसी फूड को वहाँ उस पानी में रहने वाली जो लोकल फिश हैं वो भी खाती हैं। बात को समझे? साउथ अमेरिका में जो फ्लैमिंगोज हैं वो फ्लैमिंगोज क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं। फ्लैमिंगोज वहाँ की यानी कि साउथ अमेरिका की फ्लैमिंगोज जो हैं वो कंपटीशन करती हैं किसके साथ? कंपटीशन करती हैं किसके साथ? जो वहाँ की फिश हैं, लोकल फिश, जो वहाँ की लोकल फिश हैं उसके साथ कंपटीशन करती है। किस चीज के लिए? कि ये फ्लैमिंगो तो वहां पर रह रहे हैं, है ना, तो ये फ्लैमिंगो कंपटीशन कर रहे हैं किसके साथ? लोकल फिश के साथ। फ्लैमिंगो का और लोकल फिश का कंपटीशन होता है किस चीज के लिए? रिसोर्सेज के लिए। और वो रिसोर्सेज क्या है? फूड। और वहां का फूड क्या है? जिस फूड के लिए ये लोग कंपटीशन कर रही हैं दोनों, वो फूड क्या है बेटा? जू प्लैंक्टन्स। जानते हैं ना आप लोग जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? समुद्र में रहने वाले जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं? जू प्लैंक्टन्स। तो जू प्लैंक्टन्स जो है वहाँ का रिसोर्स है। फ्लैमिंगो और लोकल फिश दोनों में ही कंपटीशन होता है और दोनों में कंपटीशन की वजह से दोनों एक ही टाइप की रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक ही टाइप की रिसोर्सेज को खाते हैं। अब हम दूसरा अगर एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कंपटीशन के लेंगे। गैलपैगोस आइलैंड है एक, गैलपैगोस आइलैंड में एक तरीके के टॉर्टॉइस है, एबिंगडन टॉर्टॉइस। कौन से टॉर्टॉइस? एबिंगडन टॉर्टॉइस, कछुए। एबिंगडन टॉर्टॉइस हैं गैलपैगोस आइलैंड में। एबिंगडन टॉर्टॉइस बहुत आराम से उस गैलपैगोस आइलैंड में रह रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस गैलपैगोस आइलैंड में गोट आ गई, बकरियां, गोट्स आ गई। गोट के आने से क्या हुआ, एबिंगडन टॉर्टॉइस की संख्या घट गई। गोट इंट्रोड्यूस की गई वहां पर, गोट आ गई वहां पर उस गैलपैगोस आइलैंड में। गोट के आने से क्या हुआ, टॉर्टॉइस की जो एबिंगडन टॉर्टॉइस थे, टॉर्टॉइस की संख्या यानी टॉर्टॉइस की पॉपुलेशन कम हो गई। लगभग कितनी कम हो गई? लगभग एक्सटिंक्शन पर आ गए, वो लगभग लुप्त होने की कगार पर आ गए। बात तो समझे? गैलपैगोस आइलैंड पर जो एबिंगडन टॉर्टॉइस थे, ये एबिंगडन टॉर्टॉइस वहां के रिसोर्सेज को खाते थे। फिर वहां पर गोट इंट्रोड्यूस हो गई, गोट आ गई वहां पर। अब गोट में और एबिंगडन टॉर्टॉइस में होने लगा कंपटीशन। तो गोट जब आ गई वहां पर तो गोट की संख्या बढ़ गई, टॉर्टॉइस की संख्या इतनी घट गई कि लगभग वो लुप्त होने की कगार पर यानी एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो गोट थी और एबिंगडन टॉर्टॉइस में रिसोर्सेज के लिए यानी कि फूड के लिए, फूड तो उतना ही था वहां पर, रिसोर्स कैसा था? लिमिटेड था। वहां पर रिसोर्स कैसा था बेटा? लिमिटेड था। और अगर हम बात करते हैं कि देखिए कि वहां पर टॉर्टॉइस जो थे, अगर हम बात करते हैं कि वहां पर सपोज रिसोर्सेज अधिक मात्रा में था, मतलब सफिशिएंट था, मीन्स प्लेंटी था, ज्यादा मात्रा में था। रिसोर्स अगर ज्यादा भी था तो क्या हुआ, रिसोर्स
यहाँ पर अगर हम रिसोर्स की बात करते हैं ना, ये वाले एग्जाम्पल में, फ्लैमिंगोज वाले एग्जाम्पल में अगर हम रिसोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रिसोर्स लिमिटेड है ना पानी के अंदर। लेकिन गैलापागोस आइलैंड में घास वगैरह है, या वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज, जो फूड था इन लोगों का, टॉर्टाइज का, गोट का, गोट क्या है, जल्दी घास को चढ़ जाती हैं, तो ये एक्टिवली फीड कर रही हैं। ये गोट ज्यादा एक्टिव है ना, गोट ज्यादा एक्टिव है, टॉर्टोइज धीरे धीरे खाता है रिसोर्स को, फूड को, जबकि गोट बहुत जल्दी खाना शुरू कर देती हैं। अब गोट ने जल्दी खाना शुरू कर दिया, टॉर्टोइज धीरे धीरे खा रहा है, तो गोट की जनसंख्या बढ़ गई, टॉर्टोइज को बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे वो लुप्त होने की कगार में पहुंच गए। तो एक ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हुआ, दोनों को ना फायदा हुआ और ना नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इसको नुकसान हो गया, इसको फायदा नहीं हुआ, गोट को भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना रिसोर्स वो खा रही थी उतना था उसके लिए, बाकी तो ये टॉर्टोइज भी तो खा रहे थे, शेयरिंग चल रही थी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चल रही थी, शेयरिंग चल रही थी, कंपटीशन था, इसने खा लिया उसने खा लिया, खाया दोनों ने, तो दोनों को किसी को फायदा नहीं हुआ, कंपटीशन हुआ। ये क्या हुआ, ये कंपटीशन। इस तरीके से स्पीसीज ए में और स्पीसीज बी में कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस बात को करें तो एक प्रिंसिपल होता है गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सटिंक्शन और एलिमिनेशन। बात को समझे बेटा, इसी से रिलेटेड कंपटीशन के एग्जांपल ये दो हमने समझे, साउथ अमेरिका वाला, साउथ अमेरिका में फ्लैमिंगो और लोकल फिश जो वहां की थी, उन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ। दूसरा एग्जांपल हमने कंपटीशन का समझा, गैलापागोस आइलैंड में एबिगनल टॉर्टोइज और गोट का एग्जांपल समझा। इसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है, एक नियम बनाया, एक गॉस प्रिंसिपल है ना, इसी से रिलेटेड। मैं यहाँ पर बता देती हूँ बेटा, ये इसको हम यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, हम इसी से रिलेटेड, इसी कंपटीशन से रिलेटेड एक प्रिंसिपल समझेंगे जिसका नाम है गॉसेस प्रिंसिपल, गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। Gauss's principle of competitive interaction और extinction, interaction और करके लिख दीजिए extinction और elimination। गॉसेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर दो स्पीशीज एक साथ रहती हैं और दोनों स्पीशीज फूड के लिए कंपटीशन करती हैं, बात को समझो बेटा। गॉसेस प्रिंसिपल में ये बताया गया, आप देख रहे हैं गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन और एक्सटिंक्शन और एलिमिनेशन। एक्सटिंक्शन का मतलब लुप्त हो जाना, एलिमिनेशन का मतलब बाहर निकल जाना। कोई पर्टिकुलर एरिया है, गॉसेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, गॉसेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो स्पीशीज है, नंबर ऑफ 2 स्पीशीज, दो स्पीशीज हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड है। कैसी हैं? क्लोजली रिलेटेड, दो स्पीशीज हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं। जब उन दोनों में कंपटीशन होता है तो एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होता है, यानी कि एक स्पीशीज, और दूसरी वाली स्पीशीज जो है वो, जिसको हम स्पीशीज 2 कह रहे हैं, वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक स्पीशीज तो रह जाती है और दूसरी स्पीशीज निकल जाती है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, गैलापागोस आइलैंड पर टॉर्टोइज रहते थे, लेकिन गोट के आने से टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। बात को समझे, गोट के आने से टॉर्टोइज क्या हो रहे हैं बेटा, एक्सटिंक्ट होते ही चले जा रहे हैं। इस तरीके से एक स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है और दूसरी की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ये है गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन और एलिमिनेशन और एक्सटिंक्शन। दो स्पीशीज एक साथ रह रही हैं, एक ही टाइप के रिसोर्सेज को ग्रहण कर रही हैं, ठीक है, और दोनों में कंपटीशन हो रहा है। दोनों में जब कंपटीशन हो रहा है तो एक स्पीशीज तो ज़्यादा एक्टिव है, तो जो ज़्यादा एक्टिव है
वो रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेगी, खा लेगी, और दूसरी स्पीसीज जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, दूसरी स्पीसीज जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो स्पीसीज का धीरे धीरे करके एक्सटिंक्शन हो जाएगा। वो दूसरी स्पीसीज धीरे धीरे करके वहाँ से खत्म हो जाएगी, यानी कि लुप्त हो जाएगी, लुप्त प्रजातियों में आ जाएगी वो फिर। ठीक है, तो ये कंपटीशन से रिलेटेड एक प्रिंसिपल था, गॉसेस प्रिंसिपल। एक और चीज कंपटीशन से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, वो भी एक और प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट ने कुछ और भी बताया था। एक साइंटिस्ट थे मैक अर्थर, कंपटीशन से रिलेटेड ही बताया था नाम। कंपटीशन से रिलेटेड गॉसेस प्रिंसिपल के अलावा एक साइंटिस्ट और थी जिनका नाम था मैक अर्थर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक अर्थर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा मैक अर्थर। इन्होंने कंपटीशन से रिलेटेड एक चीज बताई कि 5 स्पीशीज थी जिनका नाम 5 स्पीशीज थी वार्बलर्स की, स्मॉल बर्ड्स जो थी, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि 5 स्पीशीज किसकी, वार्बलर बर्ड्स। ये वार्बलर बर्ड्स जो थी, वार्बलर बर्ड्स छोटी छोटी बर्ड थी, स्मॉल बर्ड्स थी। इन स्मॉल बर्ड्स में कंपटीशन होता था। ठीक है बेटा, ये जो 5 स्पीशीज थी, 5 स्पीशीज किसकी, वार्बलर बर्ड्स की, स्मॉल बर्ड्स थी वार्बलर बर्ड्स, इनके बीच में कंपटीशन होता था, इनके बीच में कंपटीशन होता था। अब ये कंपटीशन जो होता था, ये 5 स्पीशीज अलग अलग थी। सपोज एक पेड़ था, पेड़ एक था, इस पेड़ पर ये 5 स्पीशीज रहती थी। इस पेड़ पर ये 5 स्पीशीज जो वार्बलर बर्ड्स थी, ये 5 स्पीशीज वार्बलर बर्ड्स की एक ही पेड़ पर रहती थी। लेकिन लेकिन 5 जो बर्ड की स्पीशीज थी वो प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाती थी। 5 स्पीशीज प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाती थी। कोई फ्लावर को खाती थी, कोई पॉलन ग्रेन्स को खाती थी, कोई नेक्टर को खा लेती थी। तो इस तरीके से उनमें कंपटीशन कम था। 5 स्पीशीज एक ही जगह पर रहती थी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैक अर्थर ने ये भी बताया कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। बात तो सुनिए, कंपटीशन से रिलेटेड इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, जो कंपटीशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही पेड़ पर हो रहा है। और ऐसा कंपटीशन नहीं हो रहा है कि एक स्पीसीज लुप्त हो जाए, जैसे कि गॉसेस प्रिंसिपल में ये बताया कि एक स्पीसीज लुप्त हो रही है। लेकिन मैक अर्थर ने बताया कि 5 स्पीसीज, आपको मालूम है ना एक्सेप्शन सब जगह हैं। तो वार्बलर बर्ड के बारे में मैक अर्थर ने बताया कि वार्बलर बर्ड में कंपटीशन होता है। तो एक स्पीसीज, 5 स्पीसीज एक ही पेड़ पर रह रही हैं, तो एक पेड़ पर रहते हुए भी वो अलग अलग सर्वाइव कर रही हैं। कोई पॉलन ग्रेन खा रही है, कोई फ्लावर खा रही है, कोई पत्ती खा रही है। इस तरीके से सबकी फीडिंग हैबिट्स अलग अलग थी। तो इसको मैक अर्थर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये हमने बात की कंपटीशन की। ठीक, ये वाला इंटरेक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कॉमेंसलिज्म। ये नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कॉमेंसलिज्म, इसकी बात करेंगे बेटा। कॉमेंसलिज्म, ये देखिए, स्पीशीज ए फायदा, स्पीशीज बी के नीचे मैंने 0 लिखा है। 0 का मतलब, प्लस का मतलब फायदा, माइनस का मतलब नुकसान, और 0 का मतलब ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। बात को समझे? तो कॉमेंसलिज्म कहते हैं अगर 2 स्पीशीज एक साथ रह रही हैं और एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इस टाइप की इंटरेक्शन को कहते हैं कॉमेंसलिज्म। क्या कहते हैं बेटा? कॉमेंसलिज्म। इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट जो इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में 2 स्पीशीज एक साथ रहती हैं और दोनों स्पीशीज में से एक को तो फायदा होता है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे
इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे वेल फिश, वेल मछली, वेल फिश और बैरिंकिल्स। बैरिंकिल्स, ये बैरिंकिल्स जो थे ना बेटा, ये बैरिंकिल्स क्या थे पता है? क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोडा। बैरिंकिल्स क्रस्टेशियन, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। वेल फिश और बैरंकिल ये दोनों कॉमनसेलिज्म के उदाहरण हैं। क्या, कैसे, समझ लीजिए। वेल फिश की बॉडी पर, वेल फिश की बॉडी पर ये बैरंकिल्स चिपके रहते थे। वेल फिश की बॉडी पर ये बैरंकिल्स जो हैं, जो कि क्रस्टेशियन थे, छोटे छोटे आर्थ्रोपोड थे। आर्थ्रोपोड जानते हैं, कीड़े। तो ये बैरंकिल्स वेल फिश की पीठ पर, बॉडी पर चिपक जाते थे। और वेल फिश तो बहुत दूर 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 स्विमिंग करती है, बहुत दूर दूर तक तैरती है। अब बहुत बड़े एरिया में तैरती है ये वेल फिश। तो ये बैरंकिल्स को हो रहा है फायदा। क्या फायदा हो रहा है बैरंकिल्स? बैरंकिल्स वेल फिश के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, बॉडी के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े एरिया तक घूम के आ जाते हैं जहां तक वो खुद कभी नहीं जा सकते थे। तो इतने बड़े एरिया में ये बैरंकिल्स पहुंचते जाते हैं, वहां की फूड को खाते रहते हैं, वहां के फूड को खाते रहते हैं। अदरवाइज अकेले थोड़े ना, अपने बल पर, अपने दम पर थोड़े ना बैरंकिल्स इतने दूर दूर, इतने बड़े एरिया में कभी भी तैर के जा सकते थे कि इतने अलग अलग टाइप के फूड को खा पाए। तो इन बैरंकिल्स को फायदा ये हो रहा है कि इनको तो बहुत अलग अलग तरीके के फूड खाने के लिए मिल रहे हैं, तो इनको फायदा हो रहा है। आप देखिए, क्या वेल फिश को नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा। वेल फिश को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है वेल फिश पर। ये एग्जाम्पल है कॉमनसेलिज्म। तो दो स्पीसीज अगर एक साथ रह रही हैं, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये कॉमनसेलिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल याद रखना है वेल फिश और बैरंकिल्स का। किसका एग्जाम्पल याद रखेंगे आप? वेल फिश का और बैरंकिल्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कॉमनसेलिज्म का मैं आपको बताती हूँ बेटा। दूसरा एग्जाम्पल कॉमनसेलिज्म का आपको बता देती हूँ, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, पहले तो एपीफाइट्स समझ लीजिए क्या होते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। एपीफाइट्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ऑर्किड, जैसे ऑर्किड। एपीफाइट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और ये ऐसे छोटे प्लांट्स होते हैं जो घने जंगलों में, जमीन, बहुत घने घने जंगल होते हैं जहाँ पर की कैनोपी होती है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पर सूरज की रोशनी जो होती है, सनलाइट जो है, वो सॉइल तक नहीं पहुँच पाती है। तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, कैसे ग्रो कर पाएंगे जब उनको वहाँ पर सनलाइट ही नहीं मिलेगी। तो वो छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं बड़े पेड़ों पर रहने लगते हैं। बड़े पेड़ों पर एपीफाइट्स रहते हैं। एपीफाइट्स बड़े पेड़ों पर उगते हैं। बड़े पेड़ों के ऊपर ही एपीफाइट्स उगना शुरू कर देते हैं, उनसे सनलाइट लेते रहते हैं, उनको ऊपर सनलाइट मिलती रहती है पेड़ों के ऊपर। पेड़ों से कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, जैसे कि पैरासाइट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पैरासाइट है तो वो एपीफाइट है जो पैरासाइट है पेड़ों के ऊपर है। ये तो सिर्फ सूरज की रोशनी इनको नहीं मिलती है, तो इसलिए पेड़ों के ऊपर ही ग्रो करने लगते हैं। पेड़ों के ऊपर ग्रो करने लगते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं। सिर्फ इनको रहने के लिए जगह मिल जाती है जहाँ पर इनको सूरज की रोशनी प्रॉपर मिलती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि घने जंगलों में वे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो उनको कहाँ से सनलाइट मिलेगी? सॉइल तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। तो घने जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, घने जंगलों में, फॉरेस्ट में सनलाइट सॉइल तक नहीं पहुंच पाती है, सॉइल तक नहीं पहुंचती। तो ये एपीफाइट्स उन पेड़ों के ऊपर ग्रो करने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ग्रो करने लगते हैं।
तो आप देखिए एपीफाइट्स को तो हो रहा है फायदा। क्या बड़े पेड़ों को नुकसान हो रहा है? नो। देख लीजिए आप, ये है कॉमेंसलिज्म। एपीफाइट को तो फायदा हो रहा है क्योंकि भाई उसको रहने की जगह मिल गई, वहां पर ऊपर चढ़ के उसको पूरी सनलाइट मिल रही फोटोसिंथेसिस के। लेकिन क्या बड़े पेड़ को नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा है बड़े बड़े पेड़ों को। बड़े बड़े पेड़ों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि वो एपीफाइट्स उन बड़े पेड़ों से कुछ नहीं ले रहे। तो ये भी एग्जाम्पल हुआ किसका बेटा? कॉमेंसलिज्म का। किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा? कॉमेंसलिज्म का। तो आप याद रखेंगे कि एपीफाइट्स जिसका एक एग्जाम्पल, एपीफाइट्स जिसका एक एग्जाम्पल बेटा ऑर्किड भी है। ये ऑर्किड बड़े पेड़ों पर रहते हैं, ऑर्किड को फायदा हो रहा है, सनलाइट मिल रही है, और बड़े पेड़ों को कोई नुकसान कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये कॉमेंसलिज्म का एक एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया ये? कॉमेंसलिज्म, जिसमें कि एक को फायदा और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक टाइप की बर्ड्स होती हैं, एग्रेट बर्ड्स। एक टाइप की बर्ड होती हैं एग्रेट बर्ड्स। बहुत छोटी छोटी बर्ड्स, बहुत छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, बहुत छोटी छोटी चिड़िया। ये जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, ये मिट्टी के ऊपर की सरफेस जो होती है ना, सॉइल की जो ऊपर की सरफेस होती है, सॉइल की ऊपर की सरफेस के नीचे रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। ये जो एग्रेट बर्ड्स होती हैं, मैं ये कॉमेंसलिज्म का ही एग्जाम्पल बता रही हूँ बेटा आपको। अभी मैं आपको ये तीसरा एग्जाम्पल कॉमेंसलिज्म का ही बता रही हूँ। वो ये है कि एक टाइप की बर्ड्स होती हैं जो एग्रेट बर्ड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एग्रेट बर्ड्स। अभी लिखती हूँ मैं, एग्रेट बर्ड्स कहलाती हैं। ये एग्रेट बर्ड्स जो होती हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल्स के पास में मिलती हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स कौन से? गाय, भैंस, काऊ, बफेलो, इनके पास में जो ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं ना, ग्रेजिंग कैटल्स के पास चरने वाले एनिमल्स, गाय भैंस जो होती हैं, उनके पास में ये छोटी छोटी बर्ड्स मिलती हैं जिनका नाम है एग्रेट बर्ड्स। तो ये जो एग्रेट बर्ड्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। और वो छोटे छोटे कीड़े कौन से? जब गाय और भैंस जमीन की घास को चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, घास को चरते हैं। घास को चढ़ने से क्या होता है? वो जब घास को चढ़ते हैं तो मिट्टी की ऊपर की सरफेस थोड़ी सी लूज हो जाती है। मिट्टी के ऊपर की सरफेस लूज होने से उसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो बाहर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और एग्रेट बर्ड्स उनको खा लेती हैं। फायदा किसको हुआ? एग्रेट बर्ड्स को। क्या गाय और भैंस को नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो अपना ग्रेजिंग कर रही थी। फायदा किसको हुआ? एग्रेट बर्ड्स को, क्योंकि वो वहाँ पर रहती थी एग्रेट बर्ड्स कैटल्स के पास, और उनको ये फायदा हुआ कैटल्स के पास रहने से। ठीक, तो ये तीसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं कैटल्स एंड एग्रेट्स का। हमने दो एग्जाम्पल पढ़े। पहला एग्जाम्पल कॉमेंसलिज्म का, पहला एग्जाम्पल हमने व्हेल फिश का, बैरेंकल्स का पढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा ये एग्जाम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल हमने एपीफाइट्स का पढ़ा जो कि कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर हम आज खत्म कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इस चैप्टर को हम आज खत्म कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो हम कॉमेंसलिज्म का पढ़ने जा रहे हैं, कैटल्स एंड एग्रेट्स। कैटल्स एंड एग्रेट्स। ये एग्रेट्स क्या हैं? बहुत छोटे छोटे बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स। ये जो कैटल्स हैं ये घास चरने वाले कैटल्स हैं, घास चरने वाले कैटल्स हैं, जैसे कि गाय और भैंस। जब गाय और भैंस घास चरते हैं तो सॉइल की सरफेस पर, सॉइल की सरफेस पर इंसेक्ट दिखाई देते हैं घास चरने की वजह से। घास को चरते हैं तो सॉइल की सरफेस पर इंसेक्ट दिखाई देते हैं जो कि एग्रेट्स फीड करती हैं, एग्रेट्स खाती हैं। फायदा किसको हुआ?
एग्रेट्स को फायदा हुआ, कैटल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। हो गया कॉमेंसलिज्म। कैटल को क्या नुकसान हो रहा है, गाय भैंस तो अपनी घास चर रही हैं, लेकिन उनके घास चरने की वजह से इंसेक्ट बाहर की तरफ आ जाते हैं, सॉइल की सरफेस के नीचे, जो क्योंकि सॉइल ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, तो इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं और एग्रेट्स उनको खा जाती है। नाम याद रखना है आपको, एग्रेट्स, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल कॉमेंसलिज्म का आपको बताने जा रही हूँ मैं, सी एनीमोन। चौथा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। एग्जाम्पल नंबर 4, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिशेस। सी एनीमोन सबने सुना होगा जूलॉजी में। सी एनीमोन के पास टेंटिकल्स होते हैं जो कि इसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करने के लिए होते हैं। और ये टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। स्टिंगिंग सेल्स कौन सी, जैसे कि डंक मारने वाली सेल्स। प्रोटेक्शन ऐसे ही तो हो रहा है, टेंटिकल्स रक्षा करने के लिए, टेंटिकल्स रक्षा करने के लिए टेंटिकल्स के अंदर स्टिंगिंग सेल्स हैं। स्टिंगिंग सेल्स की वजह से कोई भी अगर एनिमल इसके पास आता है ना, सी एनीमोन के पास आता है, तो वहां पर जाके वो मर जाता है। तो स्टिंगिंग सेल्स होने की वजह से कोई एनिमल इनके पास आता ही नहीं है। लेकिन ये जो क्लाउन फिश है ये तो सी एनीमोन पर रहता है, सी एनीमोन पर ग्रो करता है। ये तो क्लाउन फिश सी एनीमोन पर ही रहती है। तो सी एनीमोन पर रहती है क्यों? क्योंकि इनके ऊपर उस स्टिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टिंगिंग सेल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके ऊपर। बाकी कोई एनिमल, कोई फिश नहीं आती है सी एनीमोन के पास में, बस क्लाउन फिश रहती है। तो क्लाउन फिश को फायदा ये है कि उसको वहां पर रहने के लिए उसको जगह मिल रही है और स्टिंगिंग सेल्स का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आप देखिए क्या सी एनीमोन को कोई नुकसान हो रहा है इस फिश की वजह से? कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सी एनीमोन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन क्लाउन फिश को तो फायदा हो रहा है। कॉमेंसलिज्म, यह हुआ क्या? कॉमेंसलिज्म का एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, सी एनीमोन और क्लाउन फिश का, ठीक। अब हम 4 एग्जाम्पल हमने कॉमेंसलिज्म के पढ़ लिए। अब हम लास्ट इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इस चैप्टर का इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं। देखिए लास्ट इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे एमेंसेलिज्म। इस टेबल को बहुत याद रखिएगा बेटा, इस टेबल से सारी चीजें, और एग्जाम्पल है मेन तो इसके। एमेंसेलिज्म, एक स्पीशीज को नुकसान और दूसरी को कोई प्रभाव नहीं। कॉमेंसलिज्म में क्या बना था? एक स्पीशीज को फायदा और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं। जबकि एमेंसेलिज्म वो है जिसमें एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरी को कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं होगा, दूसरी को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म एक स्पीशीज को नुकसान और दूसरी स्पीशीज को नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है? बैक्टीरिया की ग्रोथ, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बता रही हूँ एमेंसेलिज्म में। सपोज ये एक पेट्री डिश है लैब में, इस पेट्री डिश में हमने कल्चर बनाया, इस कल्चर में हमने एक टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ की। ये हमने एक टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ की, ये हमने क्या किया? एक बैक्टीरिया की ग्रोथ की। ये बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का एंटीबायोटिक बना रहा है। देखिए ये एंटीबायोटिक बना लिया इसने। क्या बना लिया इस बैक्टीरिया ने? एंटीबायोटिक बना लिया। अब सपोज कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगा यहाँ पर, ये अदर बैक्टीरिया है, अदर बैक्टीरिया।
अब ये दूसरा बैक्टीरिया जो यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, ये इस एंटीबायोटिक के प्रभाव से मर जाएगा। बात को समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक दूसरा बन रहा, ये जो बैक्टीरिया, सॉरी यहाँ पर दूसरा बैक्टीरिया ग्रो करने लगा इस पेट्री डिश के अंदर, तो ये वाला बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक बना रहा है, तो इस बैक्टीरिया को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, देख लीजिए। लेकिन ये वाला बैक्टीरिया जो दूसरा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है इस पेट्री डिश के अंदर, वो तो इस एंटीबायोटिक के प्रभाव से मर ही जाएगा, तो इसको तो हो गया नुकसान। बात को समझे? ये तो अपना ये बैक्टीरिया तो अपना एंटीबायोटिक बना रहा है, तो इसको तो कोई फायदा नुकसान कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो बैक्टीरिया था वो इस वाले एंटीबायोटिक की वजह से मर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए ससेप्टेबल है और उससे वो मर जाएगा। तो यहाँ पर इसको कोई नुकसान फायदा कुछ नहीं, नुकसान और फायदा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसको नुकसान हो गया। ये है एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है ये बेटा? एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पर हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन के सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बेटा, और ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी चीज़ें आपको इसमें बताई हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स इसमें आपको बताए हैं बेटा, उनको आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में ये टेबल बनी हुई है पेज नंबर 232 पर। ये जो मैंने टेबल बना रखी है, ये इंटरेक्शन की ये टेबल बनी हुई है, ये ठीक है, ये वाली टेबल देखिए। ये टेबल से आपको ये सब कुछ बेटा एक बार रीड करेंगे आप, जैसे जैसे मैंने ये बताया है वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इसको एक बार अपने आप से पढ़ लेंगे बेटा एनसीईआरटी को, जो भी एग्जाम्पल्स आपको मैंने इसके बता रखे हैं। और इसके बाद हम लोग, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब इकोसिस्टम को स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है।